स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। क्रैश डाइट्स, एक हफ्ते में पतला हो जाओ, एक महीने में आप अपना साइज 2 साइज कम कर दो। क्रैश डाइट के थ्रू आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं, ना कि फैट लॉस कर रहे हैं। तो हमें फैट लॉस करना है, वेट लॉस तो 2 दिन फास्ट करते तो भी हो जाता है। कैलोरी बर्न करना आमतौर पे तो बेस्ट है कि आप एक्सरसाइज कर लें, आप वॉक कर लें, लेकिन अब लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि शायद इसके लिए बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर बीमारी आएगी तो टाइम अपने आप निकालना पड़ेगा। अभी तो रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है, फिर जब बीमार हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ हफ्ते या कुछ महीने आपको हॉस्पिटल में रहना पड़े। पहले के ज़माने में भी लोग खाते थे, तंदुरुस्त रहते थे, मैं ही नहीं कहूँगी मोटे नहीं होते थे, बट हेल्दी होते थे वो, और उनकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती थी। तो लोग पहले देसी घी खाते थे, लेकिन आपने किसी को मोटा नहीं देखा, क्योंकि लोग साइकिल पे चलते थे या पैदल चलते थे। अब साइकिल और पैदल तो खत्म ही हो गया। घर से बाहर निकलो, गाड़ी में बैठो, फिर ऑफिस आए, फिर गाड़ी से बाहर उतरे, तो एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया। स्मूदी खाली एक हफ्ते तक पी के आप अपना वजन तो कम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो डाइट्स होती है इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? स्मूदी से हमारी फुलनेस आ जाती है, बट नरिशमेंट नहीं होती। मैं इसको कैंसर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी मानता हूँ, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वेट लॉस के लिए सर्जरी, ये क्या प्रोसीजर होता है? सर्जरी में स्टार्टिंग में वेट लॉस होगा, जिसमें कि आपकी एफर्ट शायद कम हो, लेकिन जो आइडियल चीज़ है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर वो आपने फॉलो नहीं किया सर्जरी के बाद भी, तो कुछ सालों बाद आप उसके बाद भी वेट बढ़ा सकते हो। क्या इन सभी तरह की डाइट्स और दवाइयों ने अच्छी सेहत के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट एक्सरसाइज को कहीं ओवरशैडो कर दिया है? प्रोटीन की डाइजेशन स्लो डाइजेशन है। इट विल टेक द 5 to 8 hours टू डाइजेस्ट इन योर इंटेस्टाइन। मैं तुम्हें टिक्का खिला रही हूँ पनीर का, तो पनीर के पकौड़े ना खाएं, टिक्का रिप्लेस खाएं। yes. हाँ। आप पनीर का टिक्का खा लो, आप चने की चाट बना लो, आप उसमें थोड़ी सी कर्ड, चटनी, उन चीज़ों को डाल के अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करते के साथ टेस्ट लो। तो डाइट इज़ नॉट अ डिप्रेसिंग थिंग कि आपको सारी चीज़ें छोड़नी है। आपको लगता है कि प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है, उस पर भी थोड़ी सी लगाम लगाने की जरूरत है? आप जितना रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लोग कहीं से भी जुगाड़ कर लेंगे। फिट रहना बहुत जरूरी है, पतला होना जरूरी नहीं है, हेल्दी होना जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जान है तो जहान है। स्वस्थ जीवन खुशहाल जीवन, ऐसी कई कहावतें आपने भी सुनी होंगी। ये बेहद जरूरी भी है। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले के प्राचीर से भारत में मोटापे की समस्या का जिक्र किया था। जानकार इसे एक साइलेंट एपिडेमिक भी मानते हैं। वैसे कोविड के बाद लोगों में इसे लेकर और संजीदगी आ गई है। लोगों ने कॉन्शियसली हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, और इसी के कारण डाइटिशियंस और पतले होने की दवाइयों का मार्केट भी चमक उठा है। स्वस्थ रहने के साथ ही पतला या फिट दिखने की चाहत ने लोगों को इस ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है, और देखते ही देखते बाजार में तरह तरह के डाइट ऑप्शंस आ गए हैं। कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, प्लांट बेस्ड डाइट, वीगन डाइट, स्मूदी डाइट, और इतना ही नहीं, कई तरह की फैट बर्निंग पिल्स, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाली ड्रिंक्स भी मार्केट में आ गई हैं, और लोगों ने इन्हें एक्सप्लोर करना भी शुरू कर दिया है। बतरस में आज हम बात करेंगे कि क्या इन सभी तरह की डाइट्स और दवाइयों ने अच्छी सेहत के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट एक्सरसाइज को कहीं ओवरशैडो कर दिया है? क्या हम डाइट के जरिए पतला होने की होड़ में पोषण यानी न्यूट्रिशन को इग्नोर कर रहे हैं? क्या ऐसा पतला होना सेहत के लिए सही है? और क्या हमें जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की जरूरत ज्यादा है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नंदिता कुडेशिया, और इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डाइटिशियन कामिनी सिन्हा जी, और साथ ही डॉक्टर रजत गोयल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वेट लॉस सर्जन हैं, और साथ ही एल्यूरिन बलून स्पेशलिस्ट भी हैं। आप दोनों का स्वागत है बतरस में। कामिनी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्रैश डाइट्स, एक हफ्ते में पतला हो जाओ, एक महीने में आप अपना साइज 2 साइज कम कर दो, आप कितना इसको जायज़ मानती हैं मेडिकली? अगर मैं क्रैश डाइट या डाइट की बात करूं, तो क्रैश डाइट के थ्रू आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं, ना कि फैट लॉस कर रहे हैं। अगर आपने वेट कम करना है तो बॉडी की फैट को कम करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप क्रैश डाइट करके अपने बॉडी की एक्स्ट्रा वाटर को, आप अपने बॉडी की एक्स्ट्रा टॉक्सिसिटी को रिमूव कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट मतलब ये आपके बॉडी के लिए बहुत सेफ नहीं है। अगर वेट लॉस की बात करें तो ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट जो हमारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स है, इट विल हेल्प यू। अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट की डिसबैलेंस है तो डेफिनेटली वेट पुट ऑन होगा। बॉडी में इन्फ्लामेशंस है, ब्लोटिंग है, इस टाइप की चीज़ें देखी जाएंगी। तो ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है।
क्रैश डाइट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल वाटर पे हैं, 3 मील्स ले रहे हैं, 2 मील्स ले रहे हैं। कट डाउन योर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये चीज़ों को कम करके स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। एंड आपकी जो थाली है, आप जो खा रहे हो, उससे हमें नरिश करना है। तो 2 तरीका है अपने वेट लॉस करने का, या तो आप अपने पेट को भर रहे हो या उसे ताकत दे रहे हो। तो ताकत अगर बॉडी को मिलेगी तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट ऑटोमेटिक लॉस होंगे। तो हमें फैट लॉस करना है, वेट लॉस तो 2 दिन फास्ट करते तो भी हो जाता है। डॉक्टर गोयल, कैलोरी बर्न करना आमतौर पे तो बेस्ट है कि आप एक्सरसाइज कर लें, आप वॉक कर लें, लेकिन अब लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि शायद इसके लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है सर कि हमें गो बैक टू बेसिक्स, कि आप जो पहले के ज़माने में भी लोग खाते थे, तंदुरुस्त रहते थे, मैं ही नहीं कहूँगी मोटे नहीं होते थे, बट हेल्दी होते थे वो, और उनकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती थी। अब आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि हम आधा समय सड़कों पे गुजार रहे हैं, आधा ऑफिस में, फिर बाकी हमारी अपनी लाइफ की और चैलेंजेस हैं। कितना ध्यान लोगों को देना चाहिए कि उनकी हेल्थ ठीक रहे एंड इन अ हेल्दी वे, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बिना। मैम एक्चुअली आपने जो फर्स्ट लाइन बोली थी, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर बीमारी आएगी तो टाइम अपने आप निकालना पड़ेगा। अभी तो रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है, फिर जब बीमार हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ हफ्ते या कुछ महीने आपको हॉस्पिटल में रहना पड़े। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, काफ़ी लोगों आपने देखा है कि यंग एज में पीपल आर गेटिंग हार्ट अटैक्स। ये हो रहा है तो कुछ लोग अपनी लाइफ से भी हाथ धो रहे हैं। तो अगर आपको उससे बचना है तो थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ निकालना पड़ेगा, जिस तरह मैं भी निकालता हूँ रोज़ टाइम। और आपने जब पुराने ज़माने की बात की तो लोग पहले देसी घी खाते थे, लेकिन आपने किसी को मोटा नहीं देखा, क्योंकि लोग साइकिल पे चलते थे या पैदल चलते थे। अब साइकिल और पैदल तो ख़त्म ही हो गया, घर से बाहर निकलो, गाड़ी में बैठो, फिर ऑफिस आए, फिर गाड़ी से बाहर उतरे, तो एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया है। अब इसको अगर आपको करना है तो आप बेसिकली जब हम जिम जाने की सोचते हैं कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो जिम जाना पड़ेगा, तो बॉडी इज़ नॉट बिल्ड इन द जिम, हेल्थ इज़ बिल्ड इन द किचन। अगर आपका डाइट ठीक है, उस टाइम आप स्नैक्स देखो आप क्या खा रहे हो। आप अगर अनहेल्दी स्नैक्स लेते हो तो बहुत जल्दी वेट पुट ऑन होता है। अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, अगर आपके डाइट अच्छी है, जैसे मैम ने बोला कि आपको एडिक्वेट हेल्दी डाइट लेनी है बजाय कि शॉर्टकट से, तो आपका वेट पुट ऑन इतनी इजीली नहीं होगा। और आप मसल बिल्डिंग पे फोकस करें। उसके लिए अगर आप जिम भी नहीं जा पा रहे तो जो आपकी बॉडी है उसी को आप बैठे बैठे आप चेयर एक्सरसाइजेज से भी आप अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, जो कि आपको पैसिव एनर्जी लॉस में हेल्प करेगी। पैसिव एनर्जी लॉस होएगी जब आप रेस्ट में, तब भी आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रही है और वो आपकी एनर्जी यूज़ कर रहा है, ना कि जब आप जिम जा रहे हैं सिर्फ तभी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो अगर आपकी मसल बिल्डिंग हो रही है तो आप पैसिव एनर्जी लॉस भी करेंगे, वो आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो इंटेंशन होना चाहिए। Yes. और इंटेंशन के साथ साथ थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए। ये जो आजकल क्विक चीज़ों का कंजम्पशन का जो ज़माना है, उसमें लोगों को लगता है कि बस अभी कोई एक इवेंट आ रहा है तो मैं 1 महीने में पतली हो जाऊँ। शायद यही वजह है कि लोग क्रैश डाइट से इस तरह की डाइट्स करते हैं। स्मूदी खाली 1 हफ्ते तक पी के आप अपना वज़न तो कम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो डाइट्स होती है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिस्क किस तरीके के होते हैं, जो लोगों को पता ही नहीं है। स्मूदी या किसी टाइप के स्पेशल डाइट से 90% माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी कह सकते हैं। कि अगर मैंने आपको 5 फूड ग्रुप्स की मील बना के दी है कि आपने सब कुछ खाना है, आपने रोटी खाना है, आपने दाल लेने हैं, सैलड्स लेने हैं, कर्ड लेने हैं और अपने वेजिटेबल्स लेने हैं, तो इन स्मूदी आप क्या ले रहे हो? ओनली 0 कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम योर ओट्स या मखाने या कर्ड ले लिया, आपने थोड़ी सी प्रोटीन बैलेंस कर लिया एंड यू आर पुटिंग द सम नट्स कि कुछ चलो सीड्स डाल लिया। तो बट व्हाट अबाउट दिस सम काइंड ऑफ फाइबर? अगर हम फाइबर की बात करें तो वेजिटेबल नहीं है। गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम की बात कर रही हूँ तो कर्ड एंड मिल्क नहीं है। अगर मैं मेटाबॉलिज्म हाई करने की बात कर रही हूँ तो आपने अपने इंटेस्टाइन को वर्क दिया ही नहीं, तो वो तो थका बैठा है, उसको तो जो दे रहे हो वो इसलिए डाइजेस्ट कर रहा है। और स्मूदी से हमारी फुलनेस आ जाती है बट नरिशमेंट नहीं होती। हमारी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए। आने वाले दिनों में ऐसे ही डाइट फॉलो करने की वजह से लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो रही है। फिर वो बाद में कहेंगे मुझे हेयर लॉस हो रहा है, मेरे स्किन पे रैशेज़ आ गए, मुझे रिंकल्स आ रहे हैं, या मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, मेरे नेल्स क्यों येलो हो रहे हैं ड्यू टू कभी जिंक डिफिशिएंसी आपने दिखेंगे, कभी फ्लोरीन, अभी कैल्शियम एंड फ्लोराइड की वजह से आपने जो टिथ है वो येलोइश कलर हो रहे हैं, या आपके कैरेमल टिथ हो रहे हैं, या बोन में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस देखे जाएंगे। तो मेजरली स्मूदी और एक टाइप के डाइट से आपने वेट लॉस कर लिया बट आपने बॉडी को नरिश नहीं किया। तो नरिशमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अगर नरिश करेंगे और साथ में कैलोरी कम लेंगे तो डेफिनेटली बॉडी में जो डिपॉजिट कैलोरी है
वो बर्न होंगे, वो फैट बर्न होंगे और वो आपको एनर्जी देंगे। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या जो भी हम कैलोरी ले रहे हैं वो हमारे बॉडी को काम करने के लिए, नरिश करने के लिए, वर्क करने के लिए, सारे ऑर्गन्स को एनर्जी दे रही है। वो एनर्जी डिपॉजिट कार्बोहाइड्रेट देगी। तो डिपॉजिट कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए मेटाबॉलिज्म का हाई होना, अपनी डाइट में फ़ैट का कम करना, ये इम्पॉर्टेंट है। बट स्मूदी के थ्रू आप वेट लॉस कर सकते हो, बट आप अपनी बॉडी को नरिश नहीं कर सकते। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको आने वाले समय में बहुत आसानी से दिखेंगे। डॉक्टर गोयल, आप बैरियाट्रिक सर्जन हैं। सर्जरीज बिकम अ बिग पार्ट ऑफ वेट लॉस दीज डेज। बहुत सारे लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में बताइए, जब लोग आपके पास आते हैं तो आई एम श्योर आप भी पहले कहते होंगे कि भाई एक न्यूट्रिशन से भी चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। वो कौन सा पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि भाई अब ये नहीं मानेंगे एंड दे ऑप्ट फॉर सर्जरी? ओबेसिटी आपने जैसे बोला था कि साइलेंट एपिडेमिक है, मैं इसको कैंसर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी मानता हूँ, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये फिजिकल हेल्थ की बजाय मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। तो एक यंग फीमेल है, उसकी मैरिज नहीं हो रही, सब उसको टोक रहे हैं। एक यंग बच्चा है, बेचारे सब मोटा मोटा करके उसको चिढ़ा रहे हैं, तो सोचिए मेंटल इम्पैक्ट कितना पड़ता है उसके ऊपर। तो जब वो हमसे मिलने आते हैं तो पहले ही वो डाइट्स वगैरह ट्राई कर चुके होते हैं एंड दे हैव लॉस्ट वेट बट सम ऑफ देम हैव रीगेन्ड एंड नाउ देयर BMI हैज बिकम मोर देन 40 और या फिर BMI मोर देन 35 है विद डायबिटीज़। BMI हम कैलकुलेट करते हैं हाइट बाई वेट मीटर स्क्वायर से। तो अगर इस लेवल पे आ गए तो दैट मीन्स कि नाउ दे आर बिकम वेरी वेरी लेथार्जिक, दे हैव ट्राइड डाइट बट दे हैव लॉस्ट। सो अब उनके पास होता है कि लास्ट होप है, शायद इससे मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मुझे स्टिमुलस मिल जाए और फिर मैं अपनी बाकी चीज़ें उसको कर पाऊँ। तो जब हम पहली बार मिलते हैं तो आई थिंक 1 घंटा उनके साथ बात करने में लगता है और काफ़ी लोग रोते भी हैं, बच्चे, माँ बाप भी उनको डांट रहे होते हैं, मोटा हो गया, मोटी हो गई, इस तरह से। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जब वो छोटा बच्चा था तो रोल तो उन्हीं का ही था, जब उसको भूख नहीं थी, उसको खिलाए जा रहे थे, उसको बेटा खाओ, उसको भूख होगी अपने आप खा लेगा। और राइट चीज़ नहीं खिला रहे। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलना नहीं आता, लेकिन जब भूख लगती है रोता है। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो हम वो चीज़ भूल जाते हैं, हम उसको फीड करना शुरू कर देते हैं ज़बरदस्ती। और खासकर इतना स्ट्रेस है आज के एजुकेशन में कि उस टाइम आपके हार्मोन्स को एनर्जी चाहिए होती है, ब्रेन को, एंड उस टाइम आप जंक फूड खाने लग जाते हो। तो वी हैव सीन 10 to 12 years old, even 15 years old, 100 kg, विच इज़ वेरी हाई वेट फॉर देम। और उसकी वजह से धीरे धीरे वो मेंटल जो उनके ऊपर प्रेशर है वो लास्ट में कन्वर्ट होता है कि लोग सोचते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। डाइट ट्राई करते हैं, रिजल्ट आता है, लेकिन वो परसिस्टेंस नहीं रह पाते क्योंकि एग्जाम्स का भी प्रेशर है, हर चीज़ का प्रेशर। सर्जरी को वो एज अ शॉर्टकट की तरह वो समझ कर आते हैं कि शायद बिना मेहनत किए इससे वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमें उनको पूरा समझाना पड़ता है सर्जरी में स्टार्टिंग में वेट लॉस होगा जिसमें कि आपकी एफर्ट शायद कम हो, लेकिन जो आइडियल चीज़ है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर वो आपने फॉलो नहीं किया सर्जरी के बाद भी तो कुछ सालों बाद आप उसके बाद भी वेट बढ़ा सकते हो। फिर थोड़े टाइम बाद आप बोलोगे कि सर्जरी भी फेल हो गई। सर्जरी फेल नहीं हो रही है, हमारी जो इंटेंट है वो फेल हो रही है। अगर आपकी इंटेंट है तो सर्जरी के लिए जो इंडिकेटेड है पेशेंट जिसका BMI मोर देन 40 है या BMI मोर देन 35 विद डायबिटीज़ है, डेफिनेटली उसको काफ़ी हेल्प मिलती है अगर वो सही टाइम पे सर्जरी कराता है। सर मुझे समझाइए, वेट लॉस के लिए सर्जरी ये क्या प्रोसीजर होता है और कितना लॉन्ग लास्टिंग और कितना हेल्दी होता है? मैम, प्रोसीजर्स को 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर और एक है मेल एब्जॉर्प्टिव। रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप एक स्टमक के साइज़ को कम करते हैं, जिसको हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, जिसमें हम स्टमक का जो एक साइज़ पोर्शन है उसको हम स्टेपलिंग करके बाहर निकाल देते हैं। तो वो होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। जैसे कॉलर की आप स्लीव है या बनाना टाइप स्टमक हो जाता है, क्योंकि वी हैव रियलाइज कि जिनका वेट बढ़ता है तो उनका स्टमक साइज़ बहुत बड़ा हो गया है या फिर उनकी इंटेस्टाइन की लेंथ नॉर्मल आदमी से ज़्यादा है। तो एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर है मेल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर, कि स्टमक का छोटा सा पाउच बनाते हैं और नीचे वाली इंटेस्टाइन से उसको कनेक्ट करते हैं, तो एक बाईपास हो जाता है खाना आपका। जैसे आपने ब्रिज पे गए, बाईपास हो गई गाड़ी, नीचे वाले रोड को आपने क्रॉस नहीं किया, तो वो 1 से 1.5 से 2 मीटर आगे खाना आपका जाता है। नॉर्मल इंटेस्टाइन लेंथ होती है 6 to 8 मीटर्स, तो 2 मीटर आगे खाना जाता है। उससे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं GLP-1 और GIP, विच आर दी हार्मोन्स विच हेल्प टू रिड्यूस योर वेट, ऑल्सो टेक केयर ऑफ डायबिटीज़। जब हम रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर कर रहे हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, तो उसमें जो ग्रेलिन हार्मोन है जो कि हंगर हार्मोन है वो हट जाता है, जो कि फंडस ऑफ बॉडी बनाती है। तो आप एक तरीके से यू बिकम लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी आफ्टर द सर्जरी, यू कैन रीस्टार्ट योर डाइट्स, इट्स लाइक अ न्यू बर्थ। तो अगर आप कंसल्ट अच्छी तरह से हुआ है आपका और आपको पता है कि मुझे इस तरह से आगे डाइट चेंज करनी है अपनी, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट उसके बाद ले सकते हैं। तो 2 कॉमन प्रोसीजर्स हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और बाईपास। मैम आपसे जानना चाहूँगी, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं।
आप इत्तेफाक रखती हैं कि हमें उस लेवल तक जाना ही नहीं चाहिए कि हमें अपने शरीर के संग इस तरह का सॉर्ट ऑफ इंजेक्ट करके या सर्जरी के थ्रू कुछ चेंज करना पड़े, जबकि ये चीज़ें हमारे हाथ में है। अगर हम शुरू से संज्ञान लेके और ध्यान दे के करें तो वो नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए। सही, जैसे कि अभी सर ने कहा कि BMI क्रॉस होते हैं 35 एंड 40 तक रीच होते हैं, देन वी आर थिंकिंग फॉर सर्जरी। नॉर्मल रेंजेस ऑफ BMI इज 18 to 25। अगर मेरा 25 से 27 BMI है, 28 है, तो मस्ट बी अवेयर आप अगर उस टाइम पे ही जागे कि मुझे कुछ करना है और खुद के लिए करना है, तो वो टाइम ही नहीं आएगा। जैसे कहते हैं हम कि जब जागो तभी सवेरा है, तो थोड़ा अर्ली वेकअप ना, थोड़ा जल्दी इस चीज़ के लिए आप कॉन्शियस हो जाए। और इस केस में कॉन्शियस होने के लिए आपको किसी दूसरी की बुली करने का, उनके लिए बोलने से बेहतर है कि आप खुद में कितने सिंसियर हैं या आप इन चीज़ों को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी इन दैट वे। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरा मजाक बनाया, किसी ने कुछ बोला, वो मेरी प्रायोरिटी है, इसलिए मैं उसकी वजह से कम कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर वो आपको इमोशनली तोड़ रहा है। क्यों? अगर मैं खुद सेल्फ कॉन्शियस हूँ और मुझे खुद के लिए कुछ करना है, तो मैं जब BMI 25 क्रॉस किया, 27 क्रॉस किया, उस समय पे ही लग गया कि मुझे कुछ करना है मेरे लिए। नाउ आई एम गोइंग इन सम डिफरेंट वे कि हाँ मेरा वेट बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे अगर हम करें तो इतनी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होगी। तो अवेयरनेस की बात है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट आप खुद को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप खुद को अगर प्रायोरिटी देंगे सिर्फ इन चीज़ों की वजह से कि मैं सोशल लाइफ से ज़्यादा पर्सनल चीज़ों पे फोकस करूं और माइंडफुल स्नैक्स को पिक करूं कि अगर भूख लग रही है कुछ भी जंक ना खाया, जैसे सर ने कहा कि आप किस टाइप की डाइट ले रहे हो, ये भी आपके हार्मोन्स, माइंड, इमोशंस को शो करता है। तो अगर हम बहुत खुश हैं, डजंट मीन कि हर दिन पार्टी करें और पिज़्ज़ा बर्गर खाएं। वी कैन सेलिब्रेट, हम अपने चीज़ों को, अपने देसी चीज़ों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं या अपने इमोशन को दिखा सकते हैं। तो हमें अपने स्नैक्स को, जो मेजर मील है, 3 मेजर मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसके अलावा जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो स्नैक्स को अगर हम नॉन कैलोरिक लें, लो फैट लें, तो डेफिनेटली हमारे डिपोजिशंस ऑफ फैट कम होंगे। जैसे भूख लगी तो समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर मंगवाया, कोल्ड ड्रिंक लिया, इट्स वेरी ईजी। ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या खाएंगे, कुछ नहीं है तो चिप्स का पैकेट, ये एक स्मॉल चिप्स का पैकेट, लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट एंड गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उस केस में हम अपनी चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। रोस्टेड मखाना, रोस्टेड काला चना, फ्रूट्स लाइक बनाना। ये भी नहीं है कि चलो पील करना है, कैसे क्लीन करें, कैसे कट करें। हाँ, तो यू कैन कैरी द थिंग्स कि आप अपनी जो माइंडफुल स्नैक्स पिकिंग है आप उस टाइप से करो। अगर मैं ड्रिंक की बात करूं तो क्यों हमें हमेशा कार्बोनेटेड ड्रिंक ही चाहिए। सर बहुत सारे इंजेक्शंस आ गए हैं मार्केट में। पॉपुलर अभी ओजेम्पिक हो रहा है थैंक्स टू द सेलिब्रिटीज़। एकदम से हमने चेंज उनके अंदर देखा और ये बात पॉपुलर होती है कि ओजेम्पिक ले रहे हैं। थोड़ा सा आप और पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा ये एक्चुअली एक डायबिटीज़ की ड्रग है जो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन लोग इसे वेट लॉस के लिए ले रहे हैं। क्या टेक है आपका इन ड्रग्स के ऊपर और इनके साइड इफ़ेक्ट्स पे? मैम ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आई थिंक ये चीज़ ट्रेंड पहले आ चुका है, 2 to 3 years बिफोर इन यूरोप, इन अमेरिका। There are 2 main drugs. One is Mounjaro, which is produced by Eli Lilly, and second is Wegovy और Ozempic, which is produced by Novo Nordisk, जो कि डेनमार्क की कंपनी है। अब इसके अंदर जो Wegovy और Ozempic है, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। देखिए Ozempic जो है वो डायबिटीज़ के लिए अप्रूव्ड है FDA, Wegovy वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड है, लेकिन दोनों के अंदर ड्रग सेम है, सीमाग्लूटाइड। तो मैंने कंपनी से यही पूछा था कि जब ड्रग सेम है तो आप अलग अलग नाम से और वाई अलग पर्पस के लिए क्यों आप करें, तो दे हैड नो आंसर। तो मेरे पास भी उसका आंसर नहीं है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो बाहर क्योंकि ओजेम्पिक शायद इजीली मिल रहा होगा तो लोगों ने ओजेम्पिक लिया। इंडिया में इस टाइम Wegovy अवेलेबल है और Mounjaro अवेलेबल है, जो कि टर्ज़ेपेटाइट है। अब Wegovy के अंदर जो ड्रग है वो GLP-1। अभी जब मैंने आपको बताया था कि हम बाईपास सर्जरी करते हैं उसमें जो हार्मोन इंक्रीज होता है वो GLP-1 है। तो लोगों ने उसी हार्मोन का ड्रग बनाया है एंड इट हैज़ अ फंक्शन लाइक दैट, इट रिड्यूसेस क्रेविंग, इट डिक्रीजेज योर गैस्ट्रिक मोटिलिटी सो दैट आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। थर्ड, इट एक्टिवेट्स इंसुलिन, सो विच हैज़ अ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ यूजिंग फैट एंड शुगर इन योर बॉडी, एंड इनडायरेक्टली इट ऑल्सो हेल्प्स डायबिटीज़। सो ये काम करता है Wegovy
जो टर्ज़ेपेटाइट मोन्जारो है उसमें 2 ड्रग्स हैं, GLP-1 और GIP, तो वही काम वो करता है, लेकिन उसका इफेक्ट और एफिकेसी उससे ज़्यादा है। और क्या साइड इफेक्ट्स हैं इसके साथ? मैम दोनों के ऑब्वियसली हार्मोन्स हैं। जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो नोजिया होता है कि आपको भूख नहीं लगती, उल्टी जैसा मन करता है थोड़े टाइम के लिए। बहुत रेयर केसेस में पीपल कैन हैव वॉमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। इफ़ यू आर टेकिंग इट फॉर लॉन्ग यूज एंड यू आर नॉट टेकिंग अंडर मेडिकल सुपरविजन, यू कैन गेट सीवियरली डिहाइड्रेटेड, देन यू कैन गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर द IV ड्रिप। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि अगर आपका किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपने ये ड्रग ले ली और आपने हाइड्रेशन नहीं किया तो आप किडनी फेलियर में भी जा सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपको पैनक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है या थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है फैमिली में तो आप ये ड्रग नहीं ले सकते हैं। थर्डली, अगर आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन कर रहे हैं तो आप ये ड्रग नहीं ले सकते हैं। मैम मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसे कि वी वर टॉकिंग कि मोटापा जो होता है वो लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक डेटा मैं बताना चाहूँगी, एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर वयस्कों में 50% ओबिसिटी होने वाली है, उससे ज़्यादा, और बच्चों में और युवाओं में लगभग 33%। ये अलार्मिंग फिगर है। तो ये एक इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में आप कह सकते हैं कि हम स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, ऑयल घी ज़्यादा लेते हैं, प्रोसेस नहीं लेते हैं। ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है। इनसे बचने के लिए जो हमारे किचन में, आपने पहले भी बोला कि पहले के लोग घी खाते थे, बहुत सारी और चीज़ें जो हमारे किचन में, हमारे किचन गार्डन में उपलब्ध हैं, उनका सेवन करते थे, जो इनडायरेक्टली हमारे लिए हेल्पफुल होती थी। कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो अभी भी लोग आउट ऑफ द किचन खा सकते हैं और उनका क्या अच्छा परिणाम होता है जो हमें पता नहीं है। अगर मैं मोटापे की बात करूं कि आने वाले समय में मोटापा बढ़ रहा है, तो 90% मोटापा बढ़ने का कारण होता है कि हमारे बॉडी में ग्लूटीन, जो ग्लूटीन व्हीट में पाए जाते हैं। तो पहले की अगर मैं बात, मैंने जैसे कहा कि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग खाना खाते थे तो वो मिलेट्स का इस्तेमाल करते थे। आज के डेट में एवरीबडी इज़ कॉन्शियस, बट वो एक फैशन ट्रेंड है मिलेट्स, बट वो पहले से चीज़ें आ रही हैं कि पहले चीज़ें खाते थे बाजरा, रागी, मरवा, इस टाइप की चीज़ें कि बाजरे की खिचड़ी बना लिया, उड़द की दाल बना ली। बट आज के टाइम पे वो चीज़ें बिल्कुल बीच में बिल्कुल ही वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। बट आज आप देखें तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए वो मिलेट्स डे है, तो पोषक तत्व डे है, इन चीज़ों को प्रमोट किया है क्योंकि वो अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों को हम अपने किचन में, अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में फिर से वापस लेके आएँ तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों की प्रॉब्लम कम से कम फेस करनी पड़ेगी। जैसे हर घर के आंगन में तुलसी के पेड़ होते थे और एक रूटीन होता था, सुबह उठना है, 5 पत्ते तुलसी का और 2 गुलमिर्च के सीड खाने हैं आपको, थोड़े से सॉल्ट एंड ल्यूकवार्म वाटर के साथ। ये रीज़न उन्हें नहीं पता, बट नाउअडेज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कोरोना से लेके अभी तक भी देख ले कि इम्यूनिटी बूस्ट करना है, तुलसी के स्ट्रैक मिल रहे हैं मार्केट में। क्यों? आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, आपको गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहे हैं, आपके बॉडी में गट क्लीनिंग हो रही है, जो आपके गुड बैक्टीरिया बॉडी में बिल्ड कर रहे हैं, जो आपके डाइजेशंस को प्रॉपर कर रहे हैं। आप बीमार नहीं पड़ रहे, कोल्ड, कॉफ, इन्फेक्शन, इस टाइप की चीज़ें नहीं थी। ये डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना, ये हमने आज सुना है। जब हम छोटे थे या हमारे पेरेंट्स जब बड़े थे उस टाइम पे कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, सिर्फ फीवर था। और फीवर में भी दवाइयाँ क्या थी? तुलसी के पत्ते या नमक कि ये वाली चीज़ें खानी। घी लगा लो, घी लगा लो, गलाला कर लो, गुनगुने पानी में नमक डाल के गलाला करो, सो दैट जो भी थ्रोट इन्फेक्शन हो रहे हैं आप उसे फ्लश आउट कर लें उन चीज़ों का सेवन करके। या आप बार्ली, जिसे हम बाजरे की बार्ली, वो खिचड़ी ले लो तो ईजिली डाइजेस्टेबल है, गट हेल्दी बना रहे हैं, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट जो भी फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे क्लीन करने में मदद करें। तो अगर इन्हीं मिलेट्स को हम अपनी डेली रूटीन में लेके आएँ, जो हमारे जो कुदरती देन है, हर्ब्स हैं, तुलसी के पत्ते हैं, गोल मिर्च है, आपके लौंग है, इस टाइप की चीज़ों को, दालचीनी है, इन सब किचन आइटम को अगर हम अपनी डाइट में, डेली रूटीन में लेके आ गए, कभी दाल तड़का लौंग से कर लिया, कभी सूप बनाया तो पेपर पाउडर डाल लिया, कभी आपने तुलसी के पत्ते का चाय बना लिया, काढ़ा बना के ले लिया, अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम डेली रूटीन लाइफ में चेंज करके लेंगे तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में इस टाइप की जो फैट डिपोजिशंस हो रही है वो नहीं होंगे। फ्लैक्सीड, अलसी
खाने के तरीके अलग हैं। आप उसे लड्डू में फ्राई करके खा रहे हो, अपने सारे न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जस्ट ट्राई टू मेक की ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना ले एंड लेमन के साथ ले, सो दैट आपके जो उसके ओमेगा 3 हैं वो आपके लीवर पे वर्क करें। एंड जो भी फैटी लीवर के डिपोजिशंस हो रहे हैं, जैसे सर ने बोला अगर पैनक्रियाटिक पेशेंट है तो वो ये इंजेक्शन ना ले, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें ऐसी ना ले, क्योंकि पैनक्रियास से ही इंसुलिन के सिक्रेशंस हो रहे हैं। अगर वहाँ इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे, वो आपको एनर्जी नहीं दे रहा कार्बोहाइड्रेट, जब ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो आप हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर कम की तरफ आप चले जाएंगे। तो बेहतर है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम से कम लो, बॉडी में डिपोजिशन ही ना करो। तो मिलेट्स इज़ द गुड सोर्स ऑफ फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं। अगर हम मिलेट से रिप्लेस करें वीट को तो हमें इन समस्या का बहुत ईजिली समाधान मिल जाएगा, और छोटी छोटी चीज़ें अपनी डाइट में चेंज करके हम इन परेशानियों से बच सकते हैं। सर आपने बताया कि सर्जरी करना जो है वो एक परमानेंट इलाज नहीं है, उसके बाद मेंटेन करने के लिए लोगों को, जैसे आपने कहा ना, रिफ्रेश कर देते हैं हम अपनी बॉडी को, हाँ, अब वापस से रिबाउंड हो जाते हैं आप। तो उस समय जब आप सर्जरी के बाद लोगों को क्या सजेशन देते हैं, किस तरह की डाइट होनी चाहिए कि पोस्ट सर्जरी इफेक्ट्स जो हैं वो भी कम ना हो, प्लस लॉन्गर टर्म में ये चले? मैम एक्चुअली जो भी डॉक्टर मैडम बता रही थी, जो हेल्दी डाइट होती है वही आपको लेनी है, जिसके अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए और एडिक्वेट प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए। जब भी आप एडिक्वेट प्रोटीन डाइट में लेंगे तो क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपको सेटाइटी फील करेंगे, हेयर लॉस नहीं होंगे, ऊपर से स्किन आपकी ग्लो करेगी। तो हमारा फोकस रहता है कि विद इन 48 आवर्स हम लिक्विड प्रोटीन ऐड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन विच इज़ फॉर्म फ्रॉम मिल्क। तो दैट इज़ आवर प्लानिंग कि हमें उनको अभी से ही, नया बच्चा है इसको अब दोबारा से सिखाना है, तो उसको अब स्टार्टिंग से ही समझाना है कि अब ये लो। और उसमें फैमिली का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी फैमिली उसके सामने मंगा के पिज़्ज़ा खा रही है तो उसकी टेस्ट तो चेंज हुआ लेकिन स्मेल तो चेंज नहीं हुई। अब वो कहता है थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ, फिर वही शुरू हो गया। तो इसलिए फैमिली की काउंसलिंग उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जब एक यंग लड़की सर्जरी करा रही है या यंग लड़का सर्जरी करा रहा है या कोई मिडिल एजेड मेल या फीमेल सर्जरी करा रहे हैं। हमने ये भी नोटिस किया कि अगर फीमेल की सर्जरी होती है तो उनके घर में सब लोग हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि फिर खाना चेंज हो जाता है। वो अच्छा खाना बनाती है तो उसका वेट लॉस होने के साथ उसके हस्बैंड का भी कुछ वेट लॉस हो रहा है और बच्चे भी को भी इफेक्ट आ जाता है। तो ये एक फैमिली चीज़ है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उनको समझाना है कि सर्जरी कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये एक सिर्फ आपको एक तरीके से एक मौका दे रहा है दोबारा तरीके से कि जो आपकी गंदी हैबिट्स आप गलती से आ गई आपके पास उसको आप चेंज कर लो। चलो बच्चे थे तब तो आप समझदार नहीं थे, तब तो आपको आदत पड़ गई, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप समझदार हो, अब आप सीख गए हो, टेस्ट चेंज हो रहा है आपका सर्जरी के बाद, हार्मोन्स हेल्प कर रहे हैं आपकी डाइटिंग में। कभी कभी आपको भूख लगती है, आप रोकते हो अपने आप को, सर्जरी में एकदम भूख बंद हो जाती है फॉर 6 months बिकॉज ऑफ हार्मोन चेंजेस। तो आप सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। यू ईट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, सिप बाय सिप आप लेते हो, फिर आप प्यूरिट डाइट पे आते हो, फिर नॉर्मल डाइट पे आते हो जैसे बच्चा लेता है। तो सब कुछ वैसे ही होने वाला है। तो 6 महीने अगर आपने अपने आप को दे दिए तो आपके अंदर बहुत चेंज आ जाएंगे। और एक हैबिट बिल्ड होने में 3 हफ्ते लगते हैं, 6 महीने बहुत बड़ा टाइम है। 6 महीने में हैबिट बिल्ड हो गई। मेल्स के अंदर इशू क्या आता है कि सर्जरी से पहले अगर अल्कोहल थी बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, तो वो ये सोचते हैं कि स्टार्ट कब करनी है। और उसी का ही सबसे कॉमन कारण है वेट बढ़ने का सर्जरी के बाद। अच्छा, फीमेल्स के अंदर इशू आता है कि उनकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है और उनको दोबारा से जो डाइट है वो उस पर फोकस नहीं कर पाते और दोबारा से डाइट थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। लेकिन फीमेल्स डू मच बेटर देन मेल्स आफ्टर सर्जरी। और मेल्स जो अल्कोहल लेते हैं वो काफ़ी लोग सर्जरी के बाद वेट बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कैलोरी का ही गेम है। कैलोरी बढ़ता जा रहा है और अगर आपकी एक्टिविटी कम हो रही है, कैलोरी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप बॉडी में इकट्ठा होगा, फैट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फिर आप ओबीस हो जाएंगे। तो सर्जरी फेल नहीं होती है, तो हम उसको फेल कर देते हैं। और सर्जरी के बाद जैसे कि आपने बोला कि आप धीरे धीरे सिस्टम को कस्टम करते हैं टू न्यूट्रिशन, तो क्या एकदम से एनर्जी डाउन भी होती है? क्या एकदम से आपकी स्ट्रेंथ कम होती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग सर्जरी कराने आ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। दे आर ऑल डिप्रेस्ड। वो कहते हैं सर उठने का मन ही नहीं करता। आप ही बताइए, कोई भी आदमी मोटा होना चाहता है? नहीं। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेंटली भी कोशिश कर रहे हैं, फिजिकली भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, और लोग उन्हें टोके जा रहे हैं। तो वो सोच रहा है यार मेरे पास तो ऑप्शन कुछ बच ही नहीं रहा, कोई मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो हमारा ये में रहता है कि हम एज अ टीम उसको सपोर्ट करें, उसके अच्छे वक्त में भी और उसके बुरे वक्त में भी। अगर किसी दिन उसने कुछ गलत खा लिया तो उसको डांटना नहीं है, वही तो घर वाले कर रहे थे। फिर वो रिबेलियस हो जाएगा, फिर सोचेगा छोड़ो यार मेरी लाइफ है, फिर दोबारा से वो खाना शुरू कर देगा। तो ये एक सपोर्ट
बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम। तो हम उसको धीरे धीरे काउंसिल करते हैं, इसलिए हमारी जो डाइटिशियंस हैं, जैसे मैम इज़ अ वेरी एक्सपर्ट डाइटिशियन, दे नीड टू लर्न कि जब सर्जरी होती है, कोई डाइट ले रहा है तो उसके साथ आपको पेशेंट रहना है, आपको उसको डांटना नहीं है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आप उसको सिखाना, कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, कल इसको कवर अप कर लेंगे, वो फिर आपके साथ जुड़ जाएगा। और एक बार अगर वो इमोशनली आपके साथ जुड़ गया है, मेल या फीमेल, तो उसका इफेक्ट फिर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि फिर वो आपकी बातें मानने लग जाएगा और रिबेलियस नहीं होगा। अभी आजकल क्या हो रहा है कि लोग रिबेलियस हो गए हैं, क्योंकि हर कोई उनको ज्ञान दे रहा है लेकिन तरीका नहीं बता रहा कैसे करना है। जो बहुत क्लोज लोग ज्ञान दे रहे हैं वही तो जोमेटो पे खाना मंगा रहे हैं उनके लिए, तो फिर आप कैसे उसको ज्ञान दे सकते हो? आप भी मत खाओ। आप खाओगे, जब अगर आप सिगरेट पियोगे तो आप सोच सकते हो आपका बच्चा या बेटी सिगरेट नहीं पिएगी, तो उसको मना कर रहे हो आप। अगर आप उसको मना कर रहे हो तो आप यू शुड बिकम एन एग्जाम्पल, यू शुड नॉट ईट और ड्रिंक लाइक दैट। तो अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चे को पता है कि जब मम्मी पापा ऐसे हैं तो मेरे को भी ऐसे ही रहना है। तो पेरेंट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द किड्स। तो वो एग्जाम्पल अब हम कई बार नहीं दे पाते, इसी वजह से हम इस स्टेज पर आ गए हैं। बट कुछ हारे नहीं है अभी हम, वी कैन चेंज एनी टाइम। इट्स यू नीड ओनली अ वन थॉट टू चेंज। तो अगर आप आज से भी चेंज करना शुरू करेंगे तो इफेक्ट आना आज से भी शुरू हो जाएगा। अगर कोई आदमी 100 ग्राम भी एक दिन में कम कर रहा है तो इट्स एन अचीवमेंट, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल। तो मतलब हेल्दी रहना एक पारिवारिक वो होना चाहिए, पारिवारिक मोटिवेशन होना चाहिए। धीरे धीरे सोसाइटी का सिस्टम बने, तो धीरे धीरे फिर स्टेट का बने और फिर कंट्री का बने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं। दैट इज द वे। आप उनको देखो, थकते नहीं है वो। बिल्कुल। और सर्जरी के बाद लोग को अंदर पहले क्योंकि वो वीक होते हैं तो दे बिकम लिटिल बिट टायर्ड फॉर इनिशियल 2 days, लेकिन जैसे ही आपकी डाइट बेटर होती है उनकी एनर्जी लेवल और इंक्रीज हो जाता है। इवन दे आर नॉट ऑन फुल डाइट, दे आर ऑन लिक्विड डाइट, जो उनके टॉक्सिन्स हैं वो निकलते हैं। और अगर एडिक्वेट प्रोटीन जैसे हम स्टार्ट कर देते हैं, अगर वो ले रहे हैं तो दे बिकम वेरी एनर्जेटिक। और वो एनर्जी लेवल जब आता है तो दे स्टार्ट डूइंग एक्टिविटी जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम आप उनको स्टिमुलेट करते रहो। दैट स्टिमुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जरी इज़ वन पार्ट, पोस्ट सर्जरी केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच डिसाइड्स कि आप हेल्दी कितने टाइम तक रहेंगे, कि वो सक्सेस होने वाली है या नहीं होने वाली है ना? एग्जैक्टली। तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आप वापस लाने की कोशिश करते हैं। टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस एंड मेंटल स्टेट, जब आप एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जब बच्चे आपके पास आते हैं, लोग आपके पास आते हैं जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ओबेसिटी, लेकिन छोटा मोटा वेट भी अगर बढ़ा हुआ है, ऐसी बहुत बिजी लोगों की लाइफ हो गई है, सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिल जाए, कैसी मनस्थिति उनकी होती है? और क्या आप उनको कहना चाहेंगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको वज़न कम करना है तो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है? जैसे कि अगर मैं इस बारे में बात करूं कि आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है लोग के कहने से, तो जस्ट फोकस्ड ऑन इट कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरों का बोलना या खुद का अच्छा रहना। तो व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी? तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट भी दिया कि मेक श्योर कि आप खुद की प्रायोरिटी बने। जैसे सर ने बोला भी कि आफ्टर सर्जरी फीमेल्स की थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है ड्यू टू एक्टिविटीज़ एंड दूसरी एक रीज़न और भी है जो मैंने देखे हैं, अगर सर आपको भी ऐसा दिखाओ कि फीमेल्स जो है ना वो इमोशनली प्लेट को फिनिश करने में लगती हैं। बच्चे ने छोड़ दिया, मैं डस्टबिन में कैसे डालूं? वेस्ट नहीं होना है, वाली चीज़ वो भी एक अच्छा लेसन है जो देना है, लेकिन ये आई थी कि नहीं, आपने प्रायोरिटी शो करनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। खाना वेस्ट करना है तो ये सिर्फ फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सेव करना, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो मेंटली सपोर्ट करना एंड इमोशनली सपोर्ट करना इस जर्नी को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन है कि बच्चे जो आते हैं उनके मेंटल लेवल को हम कैसे सेटिस्फाइड करें, तो उनके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट उनकी फैमिली और उनकी मदर है। इट्स ओके, हो गया जो था वो डिपॉजिट हो गया बेटा, अब इससे हमें फ्लश करना है। क्योंकि अगर मैं शास्त्र के थ्रू भी किसी को समझाने की कोशिश करूँ या एक काउंसलर की तरह भी समझाऊँ तो मैं यही कहती हूँ कि हर अमावस्या के बाद ही पूर्णिमा आती है। तो दैट्स ठीक है, इट्स ओके बेटा, अगर हो गया तो आगे ना हो, उस चीज़ों को हमें फ्लश करना है, उन चीज़ों को ख़राब करना है। ऐसा नहीं कि वो ख़राब है तो हमेशा ख़राब रहेगा, हर चीज़ टूटने के बाद ही नई चीज़ निकलती है। तो अगर वो चीज़ पूरी हो गई है, बीज फटा है तो पौधा ही निकलेगा। तो अगर वो चीज़ें फुल हैं, आप फील कर रहे हो इसे कि ये गलत डिपोजिशन से आपने इसे लूज़ करना है, तो वर्क ऑन इट, आपको इस पर काम करना है। चिंता ना करें, चिंतन करें। तो चिंता नहीं करना है, डोंट टेक अ स्ट्रेस। आप अगर स्ट्रेस लेके काम कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर इंक्रीजिंग योर कॉर्टिसोल हार्मोन्स। स्ट्रेस से भी वजन बढ़ता है डेफिनेटली, कॉर्टिसोल हार्मोन्स आपके बढ़ रहे हैं जो आपके बॉडी में इंसुलिन के सिक्रेशंस को कम कर रहे हैं, डिपोजिशंस ऑफ फैट को
बढ़ा रहे, कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा रहे, कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा ऑटोमेटिक बॉडी में फैट के डिपोजिशंस बढ़ गए। तो इन चीज़ों से बेहतर है कि आप रिलैक्स रहें, मेडिटेशंस, योगा एंड हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करें। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ें हैं कि मुझे खुद के बारे में सोचना है, खुद का ख्याल रखना है, एक रूटीन में रहना है, एक रूटीन में फॉलो करना है, योगा करना है, मेडिटेशंस करना है, हेल्दी डाइट लेना है। तो आपके लिए जंक डाइट के लिए, आपके लिए छोटी छोटी जंक स्नैक्स की बिल्कुल स्पेस ही नहीं रहेंगी, क्योंकि सर ने कहा कि सर्जरी के बाद प्रोटीन डाइट देते हैं। तो बिकॉज प्रोटीन की डाइजेशंस स्लो डाइजेशंस है, इट विल टेक द 5 to 8 hours टू डाइजेस्ट इन योर इंटेस्टाइन। अगर उसके डाइजेशन स्लो है तो जस्ट रिप्लेस योर स्नैक्स विथ प्रोटीन। आप पनीर टिक्का दे दो, मैंने बच्चे को उदास भी नहीं किया, मैं तुम्हें टिक्का खिला रही हूँ पनीर का, तो पनीर के पकौड़े ना खाएं, टिक्का रिप्लेस, खाएं। यस। हाँ। आप पनीर का टिक्का खा लो, आप चने की चाट बना लो, आप उसमें थोड़ी सी कर्ड, चटनी, उन चीज़ों को डाल के अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करते के साथ टेस्ट लो। तो डाइट इज़ नॉट अ डिप्रेसिंग थिंग कि आपको सारी चीज़ें छोड़नी है। डाइट इज़ लाइक अ कि यू हैव टू नरिश योर बॉडी। आप कौन सी हेल्दी चीज़ अपने खाने में इस्तेमाल करें जिससे आपकी बॉडी को ताकत भी मिले, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहे और आप उसे इंजॉय करें। डाइट इज़ नॉट लाइक अ पनिशमेंट कि आपको सज़ा है कि आप क्रैश डाइट करो। मेरे ख्याल से क्रैश डाइट एंड एनी काइंड ऑफ स्पेशल डाइट इज़ टोटली पनिशमेंट। जस्ट नरिश योर बॉडी। आप नरिश करेंगे, आप एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। देयर इज़ अ नो नीड टू किसी तरीके से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है किसी अलग तरीके से जो बॉडी भी अडॉप्ट ना करें, किचन में मम्मी भी अडॉप्ट ना करें कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ स्मूदी बनाऊँ। आप जो दाल बना रहे हो उसको हींग के तड़का के साथ खाओ, जो आप चने की दाल ना खा करके आप ब्लैक मसूर खा लो, आप स्प्राउट्स चने खा लो, आप स्प्राउट्स मूंग खा लो। तो इस टाइप की चीज़ें से हम बॉडी को नरिश भी कर रहे हैं। प्रोटीन लिया हमने, ऑटोमेटिक 5-6 आवर तक भूख नहीं लगेगी। तो जब भूख नहीं लगती तो आप समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर कुछ भी रखो, भूख नहीं है तो खाना ही नहीं है। तो जस्ट अपनी बॉडी को फिल करने के लिए गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन से फिल करें, जो भूख भी ना लगे, बॉडी नरिश भी रहे और आपको किसी की बातों के इमोशनली अपने आप को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सारे सॉल्यूशन किचन में ही है। बिल्कुल। डॉक्टर गोयल, हमने बात करी कि किस तरह से प्रधानमंत्री बहुत प्रमोट कर रहे हैं और भी अलग अलग तरीके की हमने देखा यूनिसेफ इंडिया ने बोला है कि क्या मेरी वाली सेहत वाली थाली, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं। आज थोड़ा सा कम पोर्शन कम करने की बात हो रही है। आपको लगता है कि प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है उस पर भी थोड़ी सी लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ रन बाय एडवर्टीजमेंट्स। बच्चे जो देखते हैं और जो उनको एक बार अपील कर गया, अगर मैकडॉनल्ड्स खाना है तो मैकडॉनल्ड्स खाना है, अगर पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा खाना है। तो अगर ये प्रोसेस इंडस्ट्री भी अपने आप को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बना ले कि इस तरह की चीज़ें अगर बच्चे मांगेंगे तो उसे कैसे हेल्दी कर सकते हैं, डू यू थिंक उसके ऊपर भी थोड़ा रेगुलेशन होना चाहिए? मैम आप पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे। नहीं सर, आपकी राय। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एज अ डॉक्टर आई विल से कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। KFC के जो पहले फ्रंट फेस थे वो थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, हु प्रोमोटेड KFC एंड टुडे फॉर लास्ट 7 years इज़ अ वेजिटेरियन। एंड इफ़ यू आस्क हिम ही विल से कि जो बताया जाता है कि अगर आपको प्रोटीन डाइट लेनी है तो आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट लेनी है, आई थिंक मैम भी एग्री करेंगी वो गलत है। ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो गलत है। तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही ये सब चीज़ें होती हैं। और पेप्सी कोला की अगर हम बात करें, शुगरी ड्रिंक की बात करें, तो अगर आप उन पर एक्सपेरिमेंट ही कर लें कि उनको एक भी कोक को आप जला दें पूरी तरीके से पानी में डाल के, तो यू विल फाइंड यू विल गिव यू 45 grams ऑफ शुगर विच इज़ 225 कैलोरीज विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3 रोटीज़। तो अगर आप ये सब चीज़ें हैं और सबको पता है तो आई थिंक दोनों लेवल पे काम होना चाहिए कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट शुड वर्क, जो कि रिस्ट्रिक्शंस अभी वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली जो हम कंज्यूमर हैं, अगर वही उसको नहीं यूज़ करेगा तो वैसे ही इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। मतलब कंज्यूमर ने अगर यूज़ नहीं करी इंडस्ट्री तो वैसे ही बंद हो जाएगी वो। अब शादी पार्टी कर रहे हैं तो आप पेप्सी कोक मत दें, उसकी जगह मैडम ने बताया था इतने ऑप्शन हैं, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, आप छाछ खिलाएं। तो जब आप ये सब करना शुरू कर देंगे तो वैसे ही इंडस्ट्री पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। आप जितना रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे लोग कहीं से भी जुगाड़ कर लेंगे। तो जब उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ हेल्दी नहीं है तो वो भी उसकी रिप्लेसमेंट करेंगे, तो दोनों चीज़ें होंगी तो इसका इफेक्ट 100% आएगा फिर। एंड देयर इज़ अ सोसाइटल प्रेशर ऑल्सो, जैसे कि सर ने कहा कि शादी ब्याह है, हम अगर चूज़ करें कि ये रखना, तो एक सोसाइटल प्रेशर भी है कि हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट
पैन इंडिया खाना खिलाना है ना, हम अपनी दाल रोटी खिलाने में शायद शर्माएंगे और हमें लगेगा कि हम पास्ताज एंड ये एक भी बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली है। इसके अंदर एक बाप अपनी पूरी लाइफ की कमाई लगाता है अपनी डॉटर की शादी में, और हर आदमी बाहर जाके उन्हें बोलता है यार नमक कम था दाल में, यार उसमें थोड़ा तड़का कम था, तो आप कुछ नहीं कर सकते लोगों को, और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इससे बेटर है कि मैं मानता हूँ कि आप शायद 1000 जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिला दो, वो शायद आपको वो भी कहेंगे, और आप रिश्तेदार को खुश नहीं कर पाएंगे। मतलब वो पॉसिबल किसी के साथ नहीं हुआ आज तक, और वो आगे भी नहीं होगा, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी कंपैरिजन चल रही है कि क्या है नई चीज़ें। अगर जैसे ये क्वेश्चन था कि कौन सी ड्रिंक या एडवर्टाइजमेंट, तो आज के डेट में ये चीज़ें हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो वो चीज़ें हैं। अगर उस चीज़ों के लिए हम अगर बच्चों की, मैं खुद की बात करूं तो मैं अगर अपने बच्चों के साथ बैठ रही हूँ लेने, या सर मैं कोई भी, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं, जैसे सर ने कहा कि आप स्मोक कर रहे हैं तो आप बच्चों को कैसे रोकेंगे, तो बच्चों को ये काउंसलिंग अगर हम खुद ही करें, हम एडवर्टाइजमेंट की बात ना करें कि अगर बच्चा बाहर से लड़के आता तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हाँ तूने सही किया, उसने मारा तो तू भी मार दे, नहीं, हम बच्चों को ये चीज़ें, तो हमें ये भी बताना है बच्चों को कि आप, वो जो उनका काम है बेचना, उनका काम है देना, मैंने आपको 10 रुपीज़ दिए, अब दिस इज़ योर चॉइस कि आप कैक्टस लेके आओ या गुलाब के फूल लेके आओ, तो मैंने आपको ड्रिंक दिया, मैंने आपको बोला लेने को, अब आप इसमें रूह अफ़ज़ा ले रहे हो या कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, दिस इज़ योर साइड इफ़ेक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक के एंड रूह अफ़ज़ा के नहीं है, तो बेटा दिस इज़ योर चॉइस। तो आप अगर माइंड सेट कर रहे हो, काउंसिल कर रहे हो कि व्हाट इज़ द राइट चॉइस फ्रॉम द बिगनिंग, तो डेफिनेटली आप पार्टी में बच्चा छोड़ के आ जाएगा। तो बर्थडे पार्टी से अब ये फैशन हट गए कि नहीं मुझे बच्चे को छोटे छोटे माज़ा पकड़ाने हैं, क्योंकि बच्चा पी नहीं रहा, वापस कर रहा है। माता की चौकी में ये फैशन है, बच्चे जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दो, बिस्किट के पैकेट दे दो, रेदर देन द हलवा पूरी। उनके पास टाइम नहीं, बच्चे खाएंगे ही नहीं, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे बना के देना चाहिए था। तो जहाँ रिजेक्शंस, आप जैसे उनको छोड़ना शुरू कर देंगे, रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो अगर हम काउंसलिंग घर से शुरू कर तो डेफिनेटली वी कैन सी अ गुड चेंज। आई थिंक ये कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए कि शादी में हम हेल्दी खिलाएंगे, किटी पार्टीज में हम हेल्दी खिलाएंगे, बर्थडे पार्टीज में हम हेल्दी खिलाएंगे। ट्रू, और वो घर से शुरू होता है। हम रिजेक्ट करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली वो अपने सबसे पहले रेफ्रिजरेटर को बदलना पड़ेगा वेट लॉस करने के लिए। ट्रू, अगर आपके घर में कोल्ड ड्रिंक आएगी नहीं तो बच्चा पिएगा ही नहीं, तो अगर आप लेके आ रहे हैं अपने लिए तो वो कैसे रुकेगा फिर। ट्रू, तो ये पेरेंट्स की भी एक कॉन्शियस डिसीजन मैं बार बार कह रही हूँ। इसमें आई थिंक अगर आप मेंटली उस पर जाएंगे, मैम तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर आप एक जगह से ही सामान खरीदते हैं ना, तो आप फिर वही खरीदते हैं जो आप हमेशा खरीद रहे होते हैं, तो आपको अपना मॉल भी बदलना चाहिए। तो वहाँ पे आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे और भी अच्छी चीज़ें हैं जो हेल्दी हैं, वो आप ले लो। वरना तो आपका एक हैबिट बनाओगे कि यहाँ जाना, ये उठाया और फटाफट लेके घर आ गए, वही आपने फ्रिज में रखा, वही अगले दिन खा रहे हो। सर अब तो लाइफ ये हो गई है कि आपने ऐप पे खोला, आपकी सेव्ड लिस्ट है कि पिछले महीने क्या राशन आया था, आपने उसी को कॉपी किया और वो आ गई। थोड़ा एफर्ट यहाँ भी डालने की ज़रूरत है ना। और मैं इम्यूनिटी पे भी बात करना चाहूँगी सर। आफ्टर कोविड हमने देखा कि किस तरह का पेंडेमिक था, ठीक है, हर इंसान कहीं ना कहीं इफेक्टेड था, चाहे वो क्लोजेस्ट से हो चाहे वो दूर से हो। इसमें निकल के ये आया कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है कि आप किसी तरीके के वायरस को फाइट कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, सर्जरी जैसे हम लोग करते हैं वेट लॉस के लिए, या न्यूट्रिशन जैसे हम खाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है आप ये लोगों को बताते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप करिए, ये घी खाइए क्योंकि वो आपकी हड्डियों को ठीक रखेगा, है ना, आपके चलने फिरने में दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की कितनी बातें हैं और कितनी आप अभी हमारे ऑडियंस को बताना चाहिए। मैम इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ तो जेनेटिक चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, कि आपकी कोई जीन डेफिशिएंसी होगी तो आपके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ गया, तो वो तो एक अलग चीज़ है जो कुदरती है, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो तो हमारे हाथ में है। तो इम्यूनिटी के अंदर एडिक्वेट प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जैसे देसी घी की बात की, तो देसी घी बेस्ट घी है, लेकिन आज की डेट में लोग उसको यूज़ नहीं करते ना, वो तो जमा कर लेते हैं। तो अगर आप उसको खाकर आप अगर एक्टिविटी कर लेते हो तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो आपको कंबाइन करनी है चीज़ें, और एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब हम जब जो भी हम डाइट्स, मैम ने जैसे बोला कि आप छोटी छोटी डाइट्स ले लेते हो, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, रिबाउंड होता है। फिर जब आपने छोड़ा, चलो मैरिज के लिए किया, मैरिज हो गई, मैरिज के बाद विद इन फ्यू मंथ्स आपने डबल वेट इंक्रीज़ कर लिया एंड फिर इश्यूज़ आने शुरू हो गए। तो उससे बेटर है कि आप हेल्दी करेंगे तो वो वेट इंक्रीज़ वाला, रिबाउंड वाला आएगा नहीं। मैम आपसे भी कुछ टिप्स मैं इससे रख के लेना चाहूँगी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। डाइट जो हम ले रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, फिट रहने के लिए एक चीज़ है, बट इम्यूनिटी किन चीज़ों से बढ़ती है आउट ऑफ द किचन, कुछ टिप्स बताएं। अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो जैसा अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में लिम्सी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लिम्सी खाओ, लिम्सी खाओ। व्हाट इज़ लिम्सी? इट्स अ टोटली विटामिन सी। अगर मैं विटामिन सी की बात करूँ कि लिम्सी आप ले रहे हैं या कोई मेडिसिन से आप इम्यूनिटी ले रहे हैं, तो आज लिया तो डेफिनेटली कल भी उसकी डोज है ही, इट विल नॉट डिपॉजिट इन योर बॉडी, तो आपको वो चीज़ों को कैरी करना है। अगर मैं लिम्सी की जगह प्रतिदिन मॉर्निंग की शुरुआत नींबू पानी से करूँ, या जो नॉर्मल चाय हम ले रहे हैं तो अदरक है, दालचीनी और तुलसी का चाय, अगर ये टी बना के ले लिया तो डेफिनेटली इट विल वर्क, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ रही है। सैलड्स गायब है, वो सैलड रायता में कन्वर्ट हो गए हैं, वो भी काफ़ी पाइनएप्पल रायता, बूंदी रायता। तो जो सैलड को सैलड ही रहने दें, सो दैट आप फाइबर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, सॉल्युबल फाइबर आपके बॉडी में जा रही है। एंड सैलड की ड्रेसिंग किसी ऑयल की जगह सॉल्ट एंड लेमन वाटर से करें, तो उससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी बढ़ेंगी और हमारी बॉडी की डाइजेशंस अच्छी रहेंगी। जो भी खाना हम खा रहे हैं इट विल नॉट, ये हमारी बॉडी में डिपॉजिट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने लेमन लिया है तो वो उसके डाइजेस्टिबिलिटी को भी हाई करेंगे। तो जब भी चाय का बनाने की बात करें तो तुलसी पत्ते, अदरक, काली मिर्च इसका इस्तेमाल करें। नींबू पानी खाने के बाद ज़रूर लें। जब हम होटल में जाते हैं तो फिंगर बाउल मिलते हैं ल्यूकवार्म वाटर के साथ लेमन, जो वो हमारी स्किन के ऊपर के फैट को क्लीन करने के लिए दे रहे हैं। तो अगर हम उस नींबू पानी को ल्यूकवार्म वाटर में फ्लैक्सीड के साथ या प्लेन वाटर के साथ लें तो डेफिनेटली हमारे इंटेस्टाइन एंड लीवर को भी क्लीन करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज़ को किस टाइम पे ले रहे हो, कौन से कॉम्बिनेशन में ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी इम्यून सिस्टम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी डाइट में इस्तेमाल करके दवाइयों से पीछा छुड़ा सकते हैं। फिट रहना बहुत ज़रूरी है, पतला होना ज़रूरी नहीं है, हेल्दी होना ज़रूरी है। इसके लिए तमाम ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं। चूज़ आपको करना है, कॉन्शियस चॉइस आपको करनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए और कामिनी जी आपको जुड़ने के लिए। बतरस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।